गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आत्मवर्णन की स्टडी करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इसे इंग्लिश में सेल्फ डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़े पहले थे आत्म पहचान। आत्म पहचान यानी हमारे अंदर जो गुण और विशेषताएं हैं उसकी पहचान होना, और उसकी पहचान करने में शिक्षक का इम्पोर्टेंट रोल है। और आत्म पहचान के बाद ही हमारी क्या होती है, स्व अवधारणा विकसित होती है। यानी हम अपने बारे में एक सोच विकसित करते हैं कि मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। तो सबसे पहले आत्म पहचान होती है और उसके बाद हमारी सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, और उसके बाद ही हमारा जो है स्वानुभूति विकसित होती है। स्वानुभूति यानी हमारी अंतर्दृष्टि। तो ये स्वानुभूति क्या करती है, फिर हमारे अंदर जो गुण विशेषता पहचान है उसके आधार पर हम हमारी स्वानुभूति यानी अपनी अंतर्दृष्टि से हम अपने अंदर की योग्यताएं और क्षमताएं गुणों का विकास करते हैं। ये होती है फिर स्वानुभूति। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा आत्मवर्णन। आत्मवर्णन जो कि स्वानुभूति के बाद आता है। ठीक है, तो अब स्वानुभूति क्या करती है, एक आधार प्रदान करती है आत्मवर्णन के लिए। अब इसमें जो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आत्मवर्णन और स्वानुभूति का गहरा संबंध है इन दोनों का, क्योंकि हमारी जो अनुभूति होगी या हम जो अपने लिए महसूस करते हैं, हमारा सेल्फ परसेप्शन, हमारे अंदर की योग्यताएं विचार, उन्हीं का ही आगे जाकर के हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और जब हमारे अंदर निहित गुण क्षमताएं योग्यताएं जब हम इनका वर्णन करते हैं वही कहलाता है आत्मवर्णन। अब इस आत्मवर्णन में यानी आत्मवर्णन क्या है, हमारे गुण प्लस हमारी योग्यता जो हमारे अंदर है, प्लस जो हमारी क्षमताएं हैं, और प्लस जो हमारे अंदर छुपी हुई अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं, इनका जब हम वर्णन करते हैं या बताते हैं, बताना या वर्णन करना, वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन, यही क्या कहलाता है। और इसमें किसकी होती है, व्यक्ति की, व्यक्ति की या आत्म या स्वयं। ये जो है, ठीक है, तो व्यक्ति की, अपने स्वयं की, या फिर जो भी हमारे गुण योग्यताएं क्षमताएं प्रतिभाएं हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसको बताते हैं या वर्णन करते हैं वही कहलाता है आत्मवर्णन। और इन योग्यताएं गुण और क्षमताओं की पहचान किसके अंतर्गत होती है, हमारी स्वानुभूति के अंतर्गत। जब हम हमारे अंदर निहित योग्यताओं को जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें बढ़ाने का या विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो हमारा आत्मवर्णन है, आत्मवर्णन यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये जो आत्मवर्णन है इसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने विचारों और भावों को
के समक्ष अपने कार्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करता है। अब ये विचार नेक्स्ट इसके अंतर्गत है। ये विचार क्या है? ये व्यक्ति के जो विचार है, ये विचार और भाव क्या होते हैं? समाज में उपयोगी और सार्थक रूप में होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आत्मवर्णन में हम जो भी वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं अपने सेल्फ का, उसमें हम बेसिकली क्या लेते हैं? हमारे विचार और हमारी भावनाएं। अब इन विचार और भावनाओं को जब हम समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो विचार और भावनाएं क्या होते हैं? समाज के लिए उपयोगिता रखने वाली होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और सार्थक रूप में होगी, उपयोगी होगी, तभी वो समाज के व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार्य होगी और हम उन भावनाओं और विचारों को के जरिए अपने आत्म का वर्णन कर सकेंगे। तो ये इसमें बेसिक बात कही गई है। अब नेक्स्ट में जो बात है वो है कि ये जो आत्मवर्णन है, इस आत्मवर्णन में व्यक्ति अपनी मन स्थिति को प्रकट करता है। यानी उसके मन में क्या चल रहा है, मन स्थिति को प्रकट करता है कि मेरे मन में कौन से भाव और विचार है। यानी हमारे भाव और विचार किससे संबंधित हो गए? हमारे मन से। तो वो जब आत्मवर्णन करता है तो उसमें अपने मन की स्थिति को ही प्रकट करता है। और ये जो मन स्थिति होती है ये स्वानुभूति पर निर्भर करती है। बुद्धि पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से स्वानुभूति का प्रत्यक्ष रूप से आत्मवर्णन से संबंध है, जो हमने पहले बात कही गई थी। इस प्रकार जो व्यक्ति है अपने कार्य व्यवहार में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, एवं राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश करता है। और ये जो है एरिया वो जीवन के विभिन्न स्रोतों यानी स्रोतों से
प्राप्त होते हैं। तो इस जो सेंटेंस है इसमें ये बात कही गई है कि जो भी मन स्थिति में जो बातें और विचार आते हैं और आगे जाकर के उन्हीं भावों और विचारों को वो क्या करता है, सोसाइटी के सामने अपने कार्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करता है। और ये कार्य व्यवहार क्या होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो भी पक्ष है, चाहे वो सामाजिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, राष्ट्रीय पक्ष मूल्य है, क्योंकि मूल्यों का संबंध नैतिकता से है और सहानुभूति और नैतिकता का भी आपस में कोरिलेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, ये सभी में व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार को प्रस्तुत करता है। और ये जो भी जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी मन स्थिति में स्टोर हो चुके हैं, स्टोर उनको क्या करता है, वो विभिन्न स्रोतों से जो समाज में एरियाज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, आर्थिक कह सकते हैं हम इसे, राजनीतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, इन विभिन्न स्रोतों से वो अपने एक्सपीरियंसेस गेन करता है, जो वह अपने कार्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करता है और उसी के आधार पर अपने विचारों और भावनाओं को बनाता है जो उसकी मन स्थिति से जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक बालक है जो विद्यालय में स्टडी करता है, ठीक है। अब उस बालक के जो माता पिता है, वो माता पिता क्या है, पिता, ठीक है। उनका क्या है, एक तरह से उनका जो विचार है वो दार्शनिक, आध्यात्मिक, एवं हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों से प्रेरित है। तो उनके जो माता पिता के जो विचार हैं, ये क्या है, विचार, ठीक है। तो ये जो विचार है, चूंकि उन माता पिता का जो बैकग्राउंड है, यानी उन्होंने अपनी जो स्टडी की हुई होती है उसमें उनका जो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है वो पर्टिकुलर इन एरियाज में होता है, तो उसी से रिलेटेड उनके विचार और भावनाएं बनती हैं, भाव बनते हैं, हम यूं कह सकते हैं। अब ये इनका क्या है, पुत्र है। जब इनके द्वारा पारिवारिक वातावरण में इस प्रकार के विचार और भावनाएं इस बालक को दिखाई देगी, तो डेफिनेटली ये जो बालक है इसके भाव और विचार ये भी क्या होंगे, इनके माता पिता के विचार और भावनाओं से प्रेरित होकर के ये बालक भी अपने विचार और भावनाओं में ये पक्ष प्रस्तुत करेगा जो इसके कार्य व्यवहार में हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल एक तरह से, और जब बालक आत्मवर्णन करेगा तो उस आत्मवर्णन यानी स्वयं का जब वर्णन करेगा तो उसके विचारों और भावनाओं में इन सब पक्षों के विचार से प्रभावित होगा और इन्हीं से ही प्रेरित होगा। तो ये कहने का भाव है कि आत्मवर्णन पे पारिवारिक परिस्थितियों का भी और माता पिता के द्वारा जो विचार और दार्शनिक भाव होते हैं उनका प्रभाव भी बालक के आत्मवर्णन पर पड़ता है। तो इस प्रकार जब बालक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है तो डेफिनेटली वह आगे जाकर के फिलॉसफी, साइकोलॉजी,
मॉरल, इस प्रकार के सब्जेक्टों का ही चयन करता है, क्योंकि बेसिकली उसका फाउंडेशन ही जो है अपने परिवार के द्वारा दिए गए दार्शनिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जो आत्मवर्णन है, ये आत्मवर्णन जो है, इस आत्मवर्णन में व्यक्ति के भावों, विचार एवं विचारों की सर्वोत्तम प्रस्तुति है जिसको वह विविध परिवेश ये हो गया, शैक्षिक एवं विद्यालयी अनुभवों से प्राप्त करता है। तो ये बेसिकली हमारा आत्मवर्णन है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए जब वह बालक को इस प्रकार के अनुभव जो उसके विचारों और भावनाओं, मनस्थिति से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा वातावरण दे जिसमें वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन कर सके और साथ ही अपने इस आत्मवर्णन के लिए जो प्रयास है वो शिक्षक को प्राथमिक स्तर से ही करने चाहिए। अब आत्मवर्णन की परिभाषा है, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो थोड़ी बड़ी है। अब उन्होंने कहा है कि आत्मवर्णन का आशय उस व्यापक वर्णनात्मक प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं अवधारणा स्व जागरूकता स्वचेतन या चेतना, स्व अनुभव, स्व दार्शनिक विचारों एवं भावों तथा विविध
सार्थक एवं उपयोगी रूप से प्रस्तुत करता है जो कि उसने अपने बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान समय तक विविध परिवेशीय व्यवस्थाओं से सीखे होते हैं। आत्म वर्णन का स्वरूप स्वानुभूति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अब ये डेफिनेशन जो है प्रोफेसर एस के दुबे द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि आत्मवर्णन का संबंध उस व्यापक वर्णनात्मक प्रक्रिया जिसमें हम अपने विचार, अपने भावों को डिस्क्रिप्शन वर्णन करते हैं, और यह व्यक्ति की स्वयं अवधारणा भी होती है। क्योंकि सर हमने जब फ्लो देखा था उसमें आत्म पहचान, आत्म अवधारणा, फिर स्वानुभूति के बाद आत्मवर्णन होता है। तो इसमें सबसे पहले स्वयं अवधारणा अपनी विकसित करता है, फिर स्वयं के प्रति जागरूक रहता है, स्वयं चेतनता कॉन्शियसनेस रहती है, सेल्फ के एक्सपीरियंस होता है जिससे उसके विचार और भाव का प्रकटीकरण होता है, और वह उसके स्वयं दार्शनिक विचारों और भावों तथा वो जो है जीवन के विभिन्न प्रकार के मूल्यों को सार्थक एवं उपयोगी रूप से प्रस्तुत करता है। जो अनुभव और लिए हैं उसने अपने सेल्फ से रिलेटेड, वो बाल्यावस्था से लेकर वर्तमान समय तक के विविध परिवेशीय अवस्थाएं, चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक, ये सारी जो हमारी परिवेशीय व्यवस्थाएं हैं इससे सीखे हुए होते हैं। इस प्रकार आत्मवर्णन जो है वो स्वानुभूति से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संबंधित होता है। अब ये जो डेफिनेशन है इसकी एक और डेफिनेशन है जो अपन कल करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और आज का जो हमारा असाइनमेंट है आप लोगों का, वो असाइनमेंट में आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन के अनुसार आत्म वर्णन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा आज का असाइनमेंट है आपका, जिसको आपको 250 वर्ड्स में करना है एज एन एनालिसिस गाइडलाइन ऑफ एग्जामिनेशन।
और आपको एक बार असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5-10 मार्क्स बना के लेके आएँ। आपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जो एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, आप उसके पोस्टर बना करके अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके उनको शेयर कीजिएगा। और साथ ही आप आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर जाते समय सदैव फेस पर मास्क लगा कर किए और फेस पर मास्क इस प्रकार से लगाओ तो जिसमें अपने नाक और मुंह पूरा ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने हाथों को बार बार घर से बाहर जाते समय भी सैनिटाइज करें, घर से अंदर आए तब भी सैनिटाइज और बार बार साबुन से हाथ धोएं। और अगर खांसी और छींकते वक्त अपने मुंह पर जो है टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें और उसे प्रॉपर डस्टबिन में या क्लीनिंग वगैरह करें। और इसके साथ ही आज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो